तो फाइनली आप सभी के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ पेपर्स ऐसे थे आई नो जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे, उसी के बारे में आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर आ रहे हैं। मतलब आखिर क्या चाहता है आईसीएसआई, क्यों कर रहा है आईसीएसआई ऐसा। तो जभी से आपका फर्स्ट पेपर जेआईजीएल का कंप्लीट हुआ है तभी से आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि 20 मार्क का एमसीक्यू हमें बताया गया था बट वो आया ही नहीं, या फिर एसबीईसी के पेपर में कंपनी लॉ का पूछ लिया तभी भी आपके मैसेजेस आए थे कि वीडियो बनाओ और बताओ कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये टाइम कि कोई पेपर कुछ और है, पूछ कुछ और रहा है आईसीएसआई। एमसीक्यू बताया था कि पूछा जाएगा बट कुछ और पूछ रहा है आईसीएसआई, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बट तभी मैंने वीडियो बनाया नहीं क्योंकि एग्जाम्स चल रहा था, वो सही टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। बट अब एग्जीक्यूटिव वालों का तो एग्जाम कंप्लीट हो ही चुका है, प्रोफेशनल वालों का भी कल लास्ट पेपर है, वो भी ओपन बुक है। तो मैंने सोचा अब सही टाइम है वीडियो बना के डिस्कस करने का कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और आज के वीडियो का मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हम डिस्कस करें कि एक्सपेक्टेशन क्या था और क्या आना चाहिए था वर्सेस क्या आया एक्चुअल में, ये मोटिव नहीं है। इसके साथ साथ और एक मोटिव है कि ये जो अटेम्प्ट का पेपर्स था काफ़ी ट्रिकी था, उसमें से लर्निंग्स क्या हो सकता है ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम दो, मतलब अभी आप एग्जीक्यूटिव में हो तब जब आप जाओगे प्रोफेशनल में तो उसमें आपका लर्निंग्स क्या है, आपको क्या सीखना चाहिए ये अटेम्प्ट के पेपर से, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ सके कि एग्जैक्टली आईसीएसआई का क्या एक्सपेक्टेशन है, चाहता क्या है आईसीएसआई। अब सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जो 2-3 पेपर जो काफ़ी सरप्राइजिंग आए थे, अनएक्सपेक्टेड आए थे, क्या वो एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड है, मतलब क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। है आईसीएसआई का काफ़ी सालों पुराना ट्रिक है कि हर अटेम्प्ट में वो ऐसा करता है कि जो 2-3 पेपर है वो एकदम ट्रिकी होते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग होता है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वो आईसीएसआई करता है वो पेपर में। मतलब ना मैंने ना आपने या कोई और प्रोफेसर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ऐसे टाइप के उसमें केस लॉ वो डाल सकता है। ये आईसीएसआई हमेशा करता है, पूरा हिस्ट्री है, आप कोई भी टर्म का पेपर उठा के देख लेना, 2-3 पेपर ऐसे होते हैं जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब सबसे पहला इश्यू तो तब हो गया था जब फर्स्ट एग्जाम में ही, मतलब जेआईजीएल के एग्जाम में ही आईसीएसआई ने कोई भी एमसीक्यू नहीं पूछा। मतलब सबको क्या लगा था कि 20 मार्क का एमसीक्यू आएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से एक आंसर सही होगा, वो आपको टिक करना है, सबको ऐसा एक्सपेक्टेड था। बट आईसीएसआई ने क्या किया, एक केस स्टडी बना के आपको दे दिया और उसमें मल्टीपल आपको सब क्वेश्चन दे दिए जिसका आपको आंसर लिखना था। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो जो आईसीएसआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने मेंशन किया था 20 मार्क का केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसको सभी ने इंटरप्रेट कर लिया कि ये एमसीक्यू होगा 20 मार्क का। बट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है उसके एंड में अगर आप देखोगे तो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें उन्होंने वो 20 मार्क का एमसीक्यू दिया, जो मुझे गलत लगता है। जब आपको केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना था केस लॉ के फॉर्म में तो आपको वहाँ पे भी वही देना चाहिए था, वहाँ पे आईसीएसआई को एमसीक्यू नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें उन्होंने एमसीक्यू दिया। तो जो इंटरप्रिटेशन में गलती हुई थी लोगों की एमसीक्यू का, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा था बट लोगों को लगा कि ये एमसीक्यू होगा। इसका और कॉन्फिडेंस उनको तब आया जब उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा और वहाँ पे भी एमसीक्यू ही था। अगर आईसीएसआई ने वो सैंपल पेपर में ही केस स्टडी डाल के ऐसे सब क्वेश्चन डाले होते तो बच्चों को एडवांस में ही पता चल जाता, प्रोफेसर को भी एडवांस में पता चल जाता कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो हिसाब से वो बच्चों को पढ़ा पाते, वैसे ही बच्चे प्रिपेयर कर पाते। बट आईसीएसआई ने क्या किया, वहाँ पे एमसीक्यू डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आईसीएसआई को। अब अगर हम इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, उसको हम साइड में रखते हैं, बट जो केस स्टडी भी आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मैनेजेबल था, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई किया है तो वो ईजिली उसको अटेम्प्ट कर पाता। स्पेशली इतना तो डिफिकल्ट नहीं था कि आप एग्जाम हॉल में से मतलब बीच में से बाहर चले जा रहे हो, गिव अप कर रहे हो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोफेशनल एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमेशा वैसा ही होगा, कुछ ना कुछ ट्रिकी आएगा, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग पार्ट होगा हर प्रोफेशनल एग्जाम में। अगर आपको लगा था कि एमसीक्यू आएगा, ठीक है, अगर एमसीक्यू नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर रहे हो, आप वहीं पे गिव अप करके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर दे के वापस घर जा रहे हो, आपको ये नहीं करना था। जो केस स्टडी आया था वो भी मैनेजेबल था, आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना था कि वो केस स्टडी आप सॉल्व कर रहे हो। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही किया है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया है। बट जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, उनको ऐसा लगा था कि एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू के अलावा कुछ आया ही क्यों, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ साल में कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, 1-2 साल में, 2-3 साल में आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। आप बोर्ड मीटिंग में हो, अब जो डायरेक्टर है आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है जो आपका लॉ के रिलेटेड है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो आप डायरेक्टर को ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे सिलेबस में नहीं था, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपको कुछ ना कुछ आंसर देना है वो डायरेक्टर को, राइट।
अब यहाँ पे मैं आईसीएसआई का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बोला है कि ट्रांसपेरेंसी आईसीएसआई को बढ़ानी चाहिए, बट मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर जाए प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, कि ठीक है अगर एमसीक्यू नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर केस स्टडी भी डिफिकल्ट आया तो भी बाकी 80 मार्क्स का पेपर है उसमें भी आप पास हो सकते हो, और अगर एमसीक्यू नहीं आया तो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन था वो भी मैनेजेबल था, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक लाइव सेशन प्लान किया है, फ्री लाइव सेशन होगा ये अनअकैडमी पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन पेपर आता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके साथ आप कैसे डील कर सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर तो आते रहेंगे, आईसीएसआई को हम जाके ये नहीं बोल सकते कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर या सरप्राइजिंग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मत दो, वो आते रहेंगे, बट हमारे हाथ में क्या है कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, इसमें से कैसे हम लर्निंग्स लेके नेक्स्ट एग्जाम में बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये लाइव सेशन होगा। ये सेशन में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हर जो ट्रिकी चीज़ आईसीएसआई आपको प्रेजेंट करता है, जैसे एसबीईसी के पेपर में कंपनी लॉ का पूछ दिया तो अब इसको कैसे डील करना है, जैसे जो 20 मार्क्स का एमसीक्यू था वो नहीं आया तो कैसे डील करना है, मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड होना है, ये सारी चीज़ों के लिए लाइव सेशन का डेट टाइम आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये लाइव सेशन का कोई भी फीस नहीं है, फ्री में आप इसको रजिस्टर करके लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप ये लाइव सेशन में पूछ सकते हो। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ। रजिस्टर कर दो लाइव सेशन के लिए और 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे हम बहुत जल्द यही टॉपिक पे। अब लास्ट कुछ टर्म के जो पेपर्स थे, जो ट्रिकी पेपर्स थे, चैलेंजिंग पेपर्स थे, उससे मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे हम टू सम एक्सटेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईसीएसआई का एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है वो ये है कि आईसीएसआई चाहता है कि आप दोनों ग्रुप, अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो दोनों ग्रुप, प्रोफेशनल में हो तो तीनों ग्रुप साथ में दो। इसका मैं आपको इसी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल बताता हूँ। जो आपका एसबीईसी का क्वेश्चन पेपर था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे कंपनी लॉ के, मतलब आई थिंक अराउंड 30 to 40 मार्क्स का, एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कंपनी लॉ के। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कंपनी लॉ उसका एग्जाम्प्ट हो चुका है, या फिर उसने कंपनी लॉ का पढ़ाई नहीं किया बट वो एसबीईसी के लिए आया है, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, और अटेम्प्ट करेगा भी तो उसके लिए पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये पहले भी ऐसा होता था, जब मैं भी स्टूडेंट था तब भी ऐसा होता था, बट पहले क्या होता था कि दूसरे सब्जेक्ट का 10-15 मार्क का आ जाता था दूसरे पेपर में, बट अब टू एक्सटेंट ऑफ 30-40 मार्क्स आईसीएसआई क्या कर रहा है, दूसरे सब्जेक्ट का कोई दूसरे सब्जेक्ट में पूछ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई बच्चा मॉड्यूल 1 के लिए अपीयर कर रहा है, मॉड्यूल 2 उसने पढ़ाई नहीं किया है, अब मॉड्यूल 2 के कोई सब्जेक्ट का मॉड्यूल 1 के एग्जाम में अगर आईसीएसआई ने पूछ दिया तो वो फंस जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो, ताकि अगर आपका मॉड्यूल 1 के एग्जाम में मॉड्यूल 2 के कोई भी पेपर का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको और पास हो सको वो एग्जाम में। अब जो मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आईसीएसआई चाहता है कि आप बैरेक्ट भी रीड करो, मतलब बाय हार्ट नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैरेक्ट को आपको रीड करना चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जो सेक्शन 149 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटेड, अब उसमें मल्टीपल सबसेक्शन है। अब आईसीएसआई के मॉड्यूल में वो सारे सबसेक्शन नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा सबसेक्शन जो आईसीएसआई के मॉड्यूल में नहीं है उसका क्वेश्चन वो आपको पेपर में पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आईसीएसआई क्या कर रहा है कि जो सेक्शन, अगर सेक्शन 149 उन्होंने मॉड्यूल में दिया है, भले उसके सारे सबसेक्शन नहीं है बट फिर भी उसमें से आईसीएसआई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप बैरेक्ट एक खरीद लो, या फिर आपको वर्चुअली भी ऑनलाइन भी सॉफ्ट कॉपी मिलता है बैरेक्ट का, उसको रीड करो। बैरेक्ट आप कोई याद नहीं कर सकते, ना मैंने याद किया है ना आप याद कर सकते हो, तो आपको उसको एक बार रीड करना चाहिए टू मेक श्योर दैट अगर कोई सबसेक्शन या फिर कोई क्लॉज या फिर कोई एग्जेम्पशन ऐसा है जो टॉपिक है आपके मॉड्यूल में, मतलब आपके मॉड्यूल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक है बट उसका जो सेक्शन सबसेक्शन रूल है उसके रिलेटेड अगर कोई क्लॉज है जो मॉड्यूल में नहीं है बट वो टॉपिक मॉड्यूल में है, तो आप उसका बैरेक्ट भी एक बार रीड कर लो ताकि आपको वो प्रोविजन पता चल जाए। अब जो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आईसीएसआई नहीं चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट अपना एग्जाम क्लियर करके सीएस बन जाए तब तक जब तक उसका कंपनी लॉ एकदम स्ट्रांग नहीं है। कंपनी लॉ जो है वो हार्ट है कंपनी सेक्रेटरी का, विदाउट कंपनी लॉ आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकते, ये आईसीएसआई को भी पता है। तो आईसीएसआई क्या कर रहा है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो दूसरे पेपर में दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस बार भी क्या हुआ, एसबीईसी के पेपर में आपको कंपनी लॉ पूछा, इसके पहले भी हमेशा क्या होता है कि पेपर कोई और होता है बट आईसीएसआई क्या करता है, कंपनी लॉ उसमें घुसा देता है, क्योंकि आईसीएसआई चाहता है कि आपका जो कंपनी लॉ है वो एकदम कोर है, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो बात एकदम सिंपल है, आपका पेपर कौन सा भी होगा आपको हमेशा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंपनी लॉ मुझे इन डेप्थ आता है। अगर ये पेपर में कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कंपनी लॉ का क्वेश्चन क्यों पूछा। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जो आपका कंपनी लॉ है उसके बारे में। ऑब्वियसली आपको बाय हार्ट नहीं करना है बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से प्रोविजन में क्या है, क्या रूल है, क्या स्टैट्यूटरी लिमिट है, कौन सा फॉर्म नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए क्योंकि आप बनने वाले हो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी।
तो ये था मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन, जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया आ सकता है कि आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आगे के एग्जाम्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आईसीएसआई से, बेसिकली क्या चाहता है आईसीएसआई। ये कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।